हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टोक्स का कर्ल प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इवन आप लोग ये वाला जो लेक्चर है आई थिंक काफ़ी टाइम बाद सुन रहे होंगे, बट मैं आप लोगों को आज ही कह सकती हूँ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने एम की तरफ बढ़ें। आप जो भी बनना चाहें उसे बड़े ही शिद्दत से अभी ही अपनी तैयारियों में लग जाएं। आपको मालूम है कि कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो पढ़ाई अभी बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो बेसिकली वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में पढ़ा था, फिर डाइवर्जेंस क्लियर किया, ग्रेडियंट क्लियर किया, और स्टूडेंट अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने कर्ल पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स कर्ल प्रमेय, कर्ल थ्योरम। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है स्टोक की कर्ल थ्योरम, स्टोक कर्ल प्रमेय, राइट? सो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आज का हमारा स्टोक कर्ल प्रमेय, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और इवन आप लोगों से एग्ज़ाम में स्टोक कर्ल प्रमेय के बारे में पूछ भी लिया जाता है। सो आज हम जो स्टोक कर्ल प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं वो हमें क्या समझाना चाहता है। देखिए, आप लोगों को मैंने ये पढ़ा चुकी हूँ लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, आपने देखा था इससे पहले हम लोगों ने डाइवर्जेंस वगैरह पढ़ा, डाइवर्जेंस गॉस का डाइवर्जेंस पढ़ लिया था। वहाँ पर भी हमने देखा कि सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। आज जो स्टोक का कर्ल प्रमेय है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो लाइन इंटीग्रल होता है, राइट, लाइन इंटीग्रल को ये सरफेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या फिर सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। कहने का ये मतलब है सिंपल सा, अगर आप लोगों को पृष्ठ समाकल दे रखा है तो उसको आप लोग रेखीय समाकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेखीय समाकल दे रखा है तो पृष्ठ समाकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? उसके लिए जैसे सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चंस ही नहीं, हम लोगों को बेसिकली फिजिक्स का मतलब क्वेश्चन नहीं होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये सारे हम लोगों को किसी भी दो प्रमेय से प्रूव होता है। जैसे गाउस डाइवर्जेंस था, आज स्टोक कर्ल है, इस टाइप से बात, राइट? तो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कैसे करता है? देखिए, अगर आपको दे रखा है कि कोई ए वेक्टर है, राइट, उसका अगर मैं क्या निकालती हूँ, कर्ल निकालती हूँ। कर्ल इन द सेंस आप सबको मालूम है, कर्ल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घूमना। ठीक है, किस में घूमेगा वो भाई? सरफेस में ही घूमेगा। जब सरफेस का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैंने समझा चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन भी कितने टाइम्स होंगे? 2 टाइम्स, क्योंकि सरफेस जो होता है वो 2 एक्सिस को अपने अंदर लेके रखता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है अ लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। जैसे ये सरफेस इंटीग्रल है वैसे ये क्या है, लाइन इंटीग्रल के लिए होता है। और यहाँ क्या लगाते हैं हम? सी, मतलब कि किसी भी कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल, राइट? ये जो चीज़ बताता है हम लोगों को वो क्या है, लाइन इंटीग्रल के लिए ही लिखी गई फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स,
वो बेसिकली आप लोग इसमें यही पढ़ेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको इसका बेसिकली एक रिव्यू दे दिया कि जो स्टेटमेंट है वो यही कहना चाहेगा कि अगर कोई कर्व, ठीक है, कोई कर्व जो कि क्लोज है उसका लाइन इंटीग्रल, क्लोज के लिए हम लोग इसमें ये लगाते हैं रिंग, ठीक है, उसका अगर लाइन इंटीग्रल निकालती हूँ, मतलब इसका सारे ही एक्सिस के थ्रू, सारे ही लाइंस के थ्रू लाइन इंटीग्रल निकालती हूँ, तो वो हमें क्या बताएगा कि ये जो ए वेक्टर में ये रखा हुआ है वो इसके अंदर कितना क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है सरफेस के अंदर। तो ये वाली बात किससे पता चलती है हम लोगों को, स्टोक कर्ल प्रमेय से मालूम पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग लिखे नहीं, पहले अभी आप, मैं इसको लिखवा रही हूँ। तो इसके लिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं बेसिकली किसी तरीके से। आप आपकी कॉपी में कथन लिख लीजिए, कथन। मैं, अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात और आप लोगों से कि मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले भी शायद ये कही थी कि आई थिंक मेरे को ये सुनने में आया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं। सो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि बुक्स तो परचेज़ कीजिए, बिकॉज ठीक है मैं आपको यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें करा ही दूँगी, लेकिन वो बुक्स हैं वो फर्दर भी हम लोगों के काम आती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे क्वेश्चंस करने के लिए बुक्स ही काम आएंगी ज़्यादातर। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कथन लिखिए, मैं बोल रही हूँ, इसको लिखिए, कथन। सदिश क्षेत्र में, सदिश क्षेत्र में, सदिश क्षेत्र में बंद परिपथ द्वारा, सदिश क्षेत्र में बंद परिपथ, सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा, परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश, के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर, उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के, सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे स्टोक का कर्ल प्रमेय कहते हैं, इसे स्टोक का कर्ल प्रमेय कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए राइट डाउन कीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगेन मैं बोल रही हूँ, वो डालिए टॉपिक अपना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखिए, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट surface integral of curl, surface integral of curl of a vector field, of a vector field, a vector, of a vector field a vector takes over any surface, takes over any surface S, takes over any surface S, is always equal to the line integral, is always equal to the line integral of the vector field A vector taken around the boundary line, taken around the boundary line C
लिख लेना इसमें सी, बाउंड्री लाइन को हम सी से शो कर रहे हैं। टेकन अराउंड द बाउंड्री लाइन सी of that surface, of that surface। एक बार वापस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। इट स्टेट्स दैट surface integral of curl of a vector field A vector takes over any surface S is always equal to the line integral of the vector field A vector taken around the boundary line C of that surface, of that surface। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको साइड में एक बार लिख देते हैं और आपका इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसी वाली बात को मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस में ए वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल क्लोज इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास में एक बाउल रखा है, ये बाउल होता है कुछ इस तरीके से, राइट। बाउल होता है सर, ऐसे कुछ बना होता है, इस तरीके से कुछ बना होता है, ठीक। इसका ये जो सरफेस है वो खुला रहता है, ओपन रहता है सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब आप समझते हैं, जो बिल्कुल एक क्लोज कर्व ना बनाए, एक क्लोज ना हो 3D फॉर्म में। अब ये कहा मैंने, ये कैसा है बच्चों, ओपन सरफेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों को यही इसका क्या लेना है, ओपन सरफेस लेना है। अगर मैं इस ओपन सरफेस को लेके बात करती हूँ तो ये पीछे से क्या है, भरा हुआ है। मैंने कहा अगर हमने इस सरफेस को जो इस तरीके से है किसी ए वेक्टर की लाइन में रख दिया है, किसी वेक्टर फील्ड में रख दिया, राइट। इसकी वाली बात समझ आ रही है आपको कि अगर ये कोई सरफेस है, इसको एक वेक्टर फील्ड लाइन में रख दिया तो हम क्या करते हैं इसके। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में बना देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था हमारे लिए। इसको कुछ इस तरीके से रखा, ये बड़ा करके देख रहे हैं हम डायग्राम। हमने इसके क्या किया, अब छोटे छोटे पार्ट्स लिए, क्योंकि हम एक पार्ट का एक टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये हमने इसके क्या लिए हैं स्टूडेंट्स, पार्ट्स लिए हैं। मैंने अगर आपसे कहा जैसे कि अगर मैं इसका एक ये सरफेस लेती हूँ, ये वाला, समझ रहे हैं आप। अगर इसका हम लोग एक सरफेस लेते हैं, अगर इसको एक नेम दे देते हैं SI, कोई दिक्कत नहीं है, SI सरफेस लिया हम लोगों ने इसका। अब स्टूडेंट इस सरफेस के अंदर ऐसा करते हैं, इसको लिख और देती हूँ मैं यहाँ पे, सरफेस, राइट। अब हमको इस सबका देखना है, ठीक है। अच्छा ये और कह देते हैं, अगर ये पूरा अगर SI है तो फिर इसको हम छोटा सरफेस ले लेते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी कि हम लोग सबसे पहले छोटे सरफेसेस देते हैं फिर लेंगे बड़ा, ठीक है। SI में इसको पूरे को कह देते हैं। अब देखिए अगर ये इसका सरफेस है, जो ये फुल है, जो इस तरीके से ये सरफेस है बच्चों, ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो मैंने बाउंड्री जो ये है, ये बाउंड्री, इसको एक नेम दे दिया, क्या दिया बाउंड्री को, C। बाउंड्री को नाम क्या दिया हमने बच्चों, C, राइट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा बाउंड्री भी तो छोटी ही है तो इसको डेल CI लिख देते हैं, ठीक है, राइट। छोटी सी बाउंड्री के लिए बच्चों अगर हम फिक्स कर दें, अगर ये बाउंड्री C1 है, ये C2 है, इसकी बाउंड्री जो है
इसकी C3 है, इसकी C4 है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो लास्ट मिलेगी वो कैसी मिलेगी बच्चों, CI बाउंड्री मिलेगी। मतलब नंबर्स ऑफ बाउंड्री हैं तो CI हो जाएगा, लास्ट में कोई n नंबर्स होंगे इस बाउंड्रीज के। ये हमने क्या ली, सरफेस, और ये हमने क्या कहा, बाउंड्री है। अच्छा, अब अगर आप ये बताइए, अब हमने इसको किस में रखा हुआ है, एक वेक्टर फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, A वेक्टर फील्ड है। वैल्यू कितनी दे रखी है, A दे रखी है। तो आपको कर्ल की डेफिनेशन से मालूम है, फ्रॉम कर्ल डेफिनेशन, ठीक है, कि कर्ल की परिभाषा से स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि डेल क्रॉस में ए वेक्टर, अगर हम किसी का कर्ल कर रहे थे तो यहाँ पे 1 में सरफेस आ रहा था, उस सरफेस को मैं ले जाती हूँ यहाँ डेल SI के फॉर्म से, राइट, क्योंकि सरफेस मैंने इस फॉर्म में ले रही हूँ। तो ये क्या बना बच्चों, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और ये लाइन इंटीग्रल है तो इसको हमने क्या बना दिया, लाइन इंटीग्रल। अच्छा, ये लाइन इंटीग्रल क्लोज भी तो होता है ना, तो भाई क्लोज हो गया है। बाउंड्री क्या मानी हुई है लाइन की, लाइन इंटीग्रल किसी सरफेस के लिए ही होगा ना, पहले इसकी लाइन ये रहा इस तरीके से, तो हमने इसके लिए कह दिया CI, जो क्या है, बाउंड्री। ये हमारे पास में क्या मिलता था, कर्ल की डेफिनेशन से मिलता था। यहाँ तक की बात समझ आ गई है आप लोगों को। अब एक बात बताइए ज़रा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूँ 1, ये जो कहानी थी वो सिर्फ एक ब्लॉक के लिए है, राइट। अगर मैं सेम ऐसी ही कुछ कहानियाँ इन सारे ही ब्लॉक के लिए करेंगे अगर अब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक का पता है, इन सबको सिमिलरली ऐड करना पड़ेगा। अगर ये जैसे होता है ना भाई, इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं आप लोगों को, एक सरफेस का मालूम है तो आप सबका निकाल सकते हैं, 4 से या तो गुना करते हैं या 4 बार इसको जोड़ते हैं। तो हमने इसमें यही किया, इसको और जोड़ लिया। तो बच्चों ज़रा बताइए, जोड़ने के लिए किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समेशन का साइन लगाते हैं फॉर ऑल सरफेस। इसके लिए क्या करेंगे, समेशन का साइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ समेशन का साइन लगाया स्टूडेंट्स, समेशन डेल क्रॉस में ए वेक्टर डेल SI इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ CI ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बच्चों अगर ये dl ले रहे हो तो फिर इसको भी dr कर दो, यहाँ पर भी हमने dr अगर ले रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए, अब समेशन तो यहाँ पर भी लगेगा, समेशन तो सबका ही होगा, ठीक है। बच्चों भी समेशन जो है हम कहाँ से कहाँ तक के लिए कर रहे हैं, इस I की वैल्यू अगर 1 है तब इसका सरफेस कितना है, डेल S1, इसका डेल S2, इस तरीके से I की वैल्यू I तक है। तो हमने कहा I इज इक्वल टू 1 से लेके नंबर ऑफ सरफेस ले लिए n, तो ये भी हो जाएगा क्या, I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर नंबर ऑफ सरफेस n। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक है। तो यहाँ तक सबसे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हम इसका क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रूफ कर रहे हैं ये, तो इसको लिख लीजिए पहले एक बार आप लोग। ये अगर इक्वेशन 1 है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना।
तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए पहले, फिर बात करते हैं हम आगे। तो आगे चलें हम। बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ से समझने के योग्य बातें हैं सारी, ठीक। देखिए मैं एक बार इसको हटा रही हूँ और कुछ आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से लेते हैं, इधर से, ठीक। स्टूडेंट अब आपको ये तो बात समझ आ गई होंगी कि हम पहले कर क्या रहे हैं। देखिए ये दिया हुआ था सरफेस, यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स का हम लोगों ने क्या निकाला, स्टॉक कर्ल थ्योरम से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, इसका ये जो वैल्यू थी हम लोग बेसिकली कहाँ से लेकर चल रहे हैं, कर्ल से लेके चल रहे हैं, कर्ल की जो थ्योरम थी। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर हमेशा लग रहा है 1 से लेके n। तुम सपोज कीजिए ये आपको फिक्स नंबर दिख रहे हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब और ये सारे काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। जरा मुझे बताइए कि अगर मैं इन नंबर्स ऑफ टर्न को कह दूं कि ये कैसे हैं, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, मतलब कि ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब, इनके अंदर बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, ठीक। तो ये जो सरफेस माना हुआ है डेल एस आई, क्या वो बहुत छोटा सा हो जाएगा, जैसे यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं उस टाइम पर बच्चों ऐसे कह सकती हूँ कि जो सरफेस होगा वो समथिंग समथिंग जीरो के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आई। तो इस टर्म को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये जीरो के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, तो आपको मालूम है जब भी कोई चीज़ बच्चों जीरो के अप्रॉक्सीमेटली होती है तो वो डेल से कन्वर्ट किस में हो जाती है, डी में। जैसे आप पढ़ते थे 12th क्लास में इनमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एट अ रैंडम टाइम आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको डेल को डी में कन्वर्ट करते थे, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और बच्चों समेशन, समेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को फिक्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों के पास ये वाली चीज़ें बहुत छोटी छोटी हो गई, सरफेस बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो हमने क्या करा, इनका पूरा का पूरा क्या ले लिया, एक सरफेस इंटीग्रल। हमने क्या एक्चुअली लेते ही है, ठीक है, जब ये छोटा सरफेस होता है। तो ये समेशन है, एस के लिए था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डबल इंटीग्रेशन में, डेल क्रॉस में ए वेक्टर, और ये मैंने कहा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डी एस आई में, ठीक है। अभी हम इसकी बात नहीं करी, अभी हम लोगों ने इसको मैं एज इट इज रखती हूँ अभी, राइट। क्लोज लूप के लिए होता है ये। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की, सिर्फ सरफेस के लिए बात की थी। अब देखिए इसके लिए बताइए, ये तो कहाँ, अच्छा आई भी हट जाएगा ना, हाँ, क्योंकि ये पूरा सरफेस के लिए आ गया है। ये कहानी तो बच्चों हुई थी क्लोज इंटीग्रल के लिए, ठीक। अब इसमें एक बात देखिए, आप समझना, अगर मैं इसमें एक तो 1 बॉक्स और ये 2 बॉक्स, इन दोनों को उठा लूँ, ठीक, ये बनाया मैंने, यहाँ बना रही हूँ, ये है 1 बॉक्स, ये है 2 बॉक्स, ठीक। बच्चों अगर कोई कर्ल है तो आपको पता है वो रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, उसकी कोई दिशा भी होगी, कोई डायरेक्शन भी होगी। मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है तो ये ऐसे और ये इस तरीके से, इसी की लाइन वापस अटक रही होंगी, सेम ये सारी चीज़ें इनमें हो रही होंगी। तो देखिए इसके लिए कैसे बनेगा, 1 और 2 के लिए भी सेम बनेगा, ये गया इधर, ये इसका, ये इस लाइन का, और ये रहा इसका,
यहाँ से देखो ये वाली लाइन तो हुई एक क्लोज की कंप्लीट। लाइन इंटीग्रल क्या होता था कि कोई भी क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल लेते थे हम इस तरीके से। सेम इसका लेना है, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, ये बना, ये बना, ऐसे बना, और ये कहाँ आएगा, इस वाले का ये पूरा आएगा। तो क्या बच्चों ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, जो इसका ऊपर जा रहा है, ये जो इसका नीचे आ रहा है, इसको कैंसिल क्यों करेंगे, इसका रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट ये यहाँ से ये एक दूसरे क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, राइट। तो देखो अब मेरे को बेसिकली क्या हुआ कि जो ये बीच वाली टर्म जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अच्छा तुम्हें ये तो कंफ्यूजन नहीं है मैम ये कैंसिल क्यों हुए हैं बच्चों, इनकी वैल्यू भी इक्वल है, लाइन की भी और एरिया वेक्टर जो इसके अंदर आ रहा है ए वेक्टर, इसलिए ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली इन सब के एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो हम लोगों को लाइन इंटीग्रल मिलेगा वो सिर्फ इसी वाले पाथ का मिलने वाला है। बात समझे आप लोग मेरी, ये सब एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, और हमें सिर्फ इनका पाथ इंटीग्रल मिलने वाला है। तो इसको तो बहुत सिंपल ही कर सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर जितना जा रहा है और ए इसका लाइन इंटीग्रल। तो बच्चों ये सिंपल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कि लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर ds इज इक्वल टू, और ये समीशन हट गया क्योंकि अब हमें 1 से n तक रेलिंग निकालना ही नहीं है, तो सिर्फ यही बचा इसमें, क्लोज पाथ ऑफ ए वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। और स्टूडेंट यही हम लोग शायद फाइंड आउट कर रहे थे, देख लीजिए एक बार, डेल क्रॉस ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, राइट, और ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल। तो स्टूडेंट यही जो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास में आई है, इसी को ही हम बोलते हैं स्टोक-कर्ल थ्योरम। तो ये हम लोगों का स्टूडेंट स्टोक-कर्ल थ्योरम फिनिश हो चुका है। बेसिकली इसका जो वर्क है वो इतना ही है कि ये कर्ल को लाइन में चेंज करता है या फिर लाइन को इसमें सरफेस में चेंज करता है, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम सॉलिड एंगल। इसे लिखिए अच्छे से। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, इसको अगर आपने लिख लिया तो स्टोक-कर्ल प्रमेय को। जैसे ये बात हुई हम लोगों की थ्योरम से रिलेटेड, जो हमारा ये वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया है थ्योरम से रिलेटेड। इवन हम लोगों की यूनिट फर्स्ट भी बस एक ही टॉपिक इसमें अब बच रहा है हम लोगों का, ठीक है। देन हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट इसमें हम लोगों को नेक्स्ट ये देखना है टॉपिक आज का सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, सॉलिड एंगल। ये क्या होता है स्टूडेंट, प्लेन एंगल का नाम सुना है आप लोगों ने। देखो सॉलिड एंगल होता क्या है इसकी भी हम बात करेंगे। प्लेन एंगल जो आपको पता होगा, ये प्लेन एंगल आप बचपन में ही पढ़कर आ चुके हैं, इवन 8th 9th क्लास में।
अगर ये थीटा एंगल बना रहा होता था, ये एक्स एक्सिस या हमने कोई भी एक वेक्टर काटा, वो आपस में थीटा एंगल बना रहे होते थे, तो हम इसको क्या बोलते थे, एक एंगल बोलते थे। प्लेन एंगल भी नहीं बोलते थे, एंगल इसको इस जानते थे। बेटा इसी वाली बात को प्लेन एंगल बोलते हैं, जो कि हमेशा किस में बनाया जाता है, 2D में बनाया जाता है। 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस आती हैं, या तो XY या YZ या फिर ZX। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की, और ये आप लोगों की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही क्या है, फिजिक्स में भी वर्क करती है। ठीक है, ये आप लोगों की सब जगह वर्क करेगी, काम आएगी। तो मैं सॉलिड एंगल की अगर बात करूँ तो मैं से कह सकती हूँ, सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके का होता है। देखो इसको इस तरीके से समझना, ठीक है। जैसे कि बर्थडे होता है अपन लोगों का, तब अपन लोग एक कैप डालते हैं ना, जो इस तरीके से कैप होती है, और यहाँ से कुछ ऐसे कोन की शेप में होती है। बच्चों वही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये कोई कैप है, ठीक, इसका ये बच्चों एरिया फिल है। सॉलिड एंगल की बात कर रही हूँ, सॉलिड एंगल होता है वो 3D में होता है, ठीक है। इसका अगर एरिया ये फिल है अंदर से, इसको मैंने एक नाम दे दिया बच्चों, एरिया S। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों इसको, एरिया S, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है, चलो इसको छोटा सा एरिया मान लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरा एरिया भी निकालना है, DS, ठीक है। बच्चों ये जो है कोन जो है ऐसे, ठीक, इसका जो ऊपर का जो एंगल होता है उसे ही सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ये, ठीक है, ये बच्चों इसके अंदर ये मैंने एक बनाया कोन टाइप का, ठीक, ये एक सरफेस लिया मैंने, ये रहा एरिया जो भरा हुआ है अंदर से। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये जब अंदर से इसको देखते हैं तो ये गोला सा एंगल दिखेगा बच्चों। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सॉलिड एंगल, इसे, ठीक है। मैं इसको कह दिया हम लोगों ने सॉलिड एंगल, और इसको एक नेम दे दिया एरिया, ठीक है। यही है सॉलिड एंगल। अब हम इस एरिया को निकालना सीखते हैं। निकालना कैसे? इस एरिया को निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको एक सेंटर माना, ठीक, और इससे एक यूनिट रेडियस से, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ बना देती हूँ साइड में, ये कुछ ऐसे है, ये इस तरीके से है, ये है ना, इस सेंटर से एक यूनिट रेडियस वाला एक सर्किल बनाया। क्या बनाया बच्चों, एक सर्किल बनाया, ठीक। मैंने इसे एक नेम दे दिया N M, चलो इसको तो O दे देते हैं, ऑरिजिन है थोड़ा अच्छा लगता है, M, और ये लिया N। और बच्चों इसका जो ये वाला साइड लिया वो क्या लिया हमने, M डैश, और ये क्या लिया बच्चों, N डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको जिसको हमने क्या मान रखा है, DS, ठीक है। देखिए क्या अगर मैं इसको एक त्रिभुज की तरह काम करूं, अगर मैं कहूं ये एक ट्राइंगल है OMN, ठीक। सिमिलरली मेरे पास में एक ट्राइंगल है OM डैश N डैश, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें कि समरूपता का नियम, राइट। तो बच्चे देखिए हम यहाँ से समरूपता के नियम को सिद्ध करके देखते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो रेडियस है इसको मैंने कह दिया एक R है, ये वाली जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम लेते हैं तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ ये डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब कि ON इज ON डैश, ठीक, इक्वल,
इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ ओ एन के लिए क्या ले लिया मैंने, एम एन, और यहाँ से क्या ले सकती हूँ बच्चों, एम डैश एन डैश ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये लिया हम लोगों ने एम एन, और यहाँ लिया क्या हम लोगों ने, एम डैश एन डैश। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसका अगर हम लोग बेसिकली स्क्वायर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर नीचे अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है, सिर्फ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो ये वैल्यू है वो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि हमने एरिया लिया हुआ है इसलिए। बस जरा देखिए ओ एन कितना है, यूनिट रेडियस अपॉन में ओ एन डैश कितना है बच्चों, आर का स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई ओ सॉरी इक्वल। अगर मैं बात करती हूँ एम एन के लिए, तो हमें एम एन क्या, मैं एक एम एन को एक नया नाम दे दूँ आर डैश, ठीक, तो कह सकती हूँ यहाँ से आर डैश का स्क्वायर, ये हुआ पाई, और ये क्या है एम डैश एन डैश, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी एस, राइट बच्चों। अब हम लोगों को देखो एक बार, ये क्या बना, अब एक एरिया यही निकाल रहे थे, पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक, एरिया बन गया। मैंने कहा था यही एरिया जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे, ये रहा वो एरिया। स्टूडेंट्स इस एरिया को हम लोग फिजिक्स में एक नया नाम देते हैं डी ओमेगा, ठीक है, क्या नाम देते हैं बच्चों इसको हम लोग, डी ओमेगा, अपॉन में डी एस एज इट इज आ गया। तो देखिए यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, डी ओमेगा अपॉन में डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मुझे डी ओमेगा यही वाला एरिया चाहिए, तो हमने लिखा डी ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ सही है, डी एस अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों इसी डी ओमेगा को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो किसके इक्वल आता है, इस वाले एरिया के और इसके आर स्क्वायर के रेशो में, ठीक बच्चों। ये जो सॉलिड एंगल है वो बेसिकली आप लोगों के कोई थ्योरेटिकल, एक्चुअली इसका जो बेसिकली न्यूमेरिकल ही सीधा उसमें यूज़ लेगा ये, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिए उसी में पुट करा लेगा, ठीक है, कि आपको ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता। बाकी इसका कोई भी ऐसा मैथमेटिकली वो नहीं है जो स्टेटमेंट भी हो फिर उसका प्रूफ करना हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमारा सॉलिड एंगल एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोगों को पता है कि जो एंगल होता है सिंपल एंगल, ठीक, सिंपल एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती थी, रेडियन, ठीक है, पाई में करते थे उसे रेडियन में। बच्चों इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है उसे बोला जाता है स्टेरेडियन, ठीक है, इसको शो करते हैं एस आर से, स्टेरेडियन, क्लियर। तो बच्चों एक बार इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सॉलिड एंगल के बारे में। और इसी के साथ में स्टूडेंट हम लोगों का जो आज सॉलिड एंगल फिनिश हुआ है, इसी के साथ में हम लोगों की यूनिट फर्स्ट क्लियर हो चुकी है। अब हम यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ेंगे और हम उसमें इन सारी चीज़ को जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है वो सारी ही टर्म, सारी ही चीज़ें वो वहाँ पर यूज़ होने वाली होंगी हमारे लिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।